हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फिजिकल मैथमेटिक्स पढ़ा है और इसके पहले हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा। हमने ये बताया है कि डिफरेंशियल कैलकुलस में वी फाइंड द रेट of change of the in physical quantity, but here we have to study the integral calculus. Integral calculus is reverse process of the differential. इंटीग्रल कैलकुलस में हम चीज़ों को सम अप करते हैं, उनको जोड़ते हैं। जो डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ होती हैं, जो एक एक करके अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इस प्रकार की क्वांटिटीज़ को जब हम सम अप करते हैं तो वी यूज़ सिग्मा फॉर एडिंग द थिंग्स, बट हियर द क्वांटिटीज़ आर नॉट डिस्क्रीट, वो अलग अलग नहीं, दे आर कंटिन्यूअस एंड वेरिंग। जो क्वांटिटी कंटिन्यूअस है और वेरिएबल है, बदल रही है, उसके लिए वी यूज़ इंटीग्रल कैलकुलस, यानी वी इंटीग्रेट द क्वांटिटीज़, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की वेरिएबल क्वांटिटीज़ को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसी तरह हम इंटीग्रेट करते हैं। डिफ्रेंशिएट में हम चीज़ों को कम करते हैं, उनका रेट निकालते हैं, उनके परिवर्तन की दर निकालते हैं। यहाँ हम चीज़ों को सम अप करते हैं, एकत्रित करते हैं। हमारे अलजेब्रा में इस तरह का कोई भी फार्मूला नहीं है जिसमें हम वेरिएबल क्वांटिटीज़ को हम सम अप कर दें या जोड़ सकें। यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि बिल्कुल ये रिवर्स प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल cos x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, if you differentiate cos x, we get minus sin x. It means if we integrate minus sin x, we get cos x. Integrate करने के लिए we use this symbol. The quantity which is to be integrated is written here, and the quantity with respect to which the integration is done, that is written here. For example, minus sin x is integrated with respect to x, and therefore written like this: minus sin x dx, this is equal to cos x. इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि if d by dx of any function x is equal to some function x, यदि इसका डिफ्रेंशिएशन f(x) आता है तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन f(x) dx इज इक्वल टू f(x). इसका डिफ्रेंशिएशन f(x) आएगा तो इसका इंटीग्रेशन f(x) आएगा। तो इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज़ तो ऐसी हैं जिसमें हमको डिफ्रेंशिएशन अगर पता है तो हम अपने आप उसका उल्टा रख देंगे और हमको पता चल जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कि हमको उसके लिए एक दो फार्मूले भी याद रखने पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर हमको डिफ्रेंशिएट करना है, पावर में दिया हुआ है x to the power n, और वी हैव टू इंटीग्रेट दिस x to the power n इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब पावर दिया रहेगा तो वी इंक्रीज द पावर बाई 1, इन डिफ्रेंशिएशन वी डिक्रीज द पावर बाई 1, बट हियर वी इंक्रीज द पावर बाई 1, x to the power n plus 1 and divide by this power. This is the integral value of this x to the power n dx. For example, x to the power 10
dx, this will be equal to x to the power 10 plus 1, that is increased by 1, और जितना हुआ उसी से डिवाइड कर दिया, दैट इज 11. दिस कम्स x टू दी पावर 11 अपॉन 11. हमने उसी को एक पावर बढ़ाई और जितनी हो गई उसी से हमने इसको डिवाइड कर दिया. Suppose we want to integrate 1 dx. We know that 1 means x to the power 0. This is x to the power 0 dx, and using this formula the power is increased by 1. This is x to the power 0 plus 1 is equal to 1, और जितना आया उसी से डिवाइड किया. इट मीन दैट दिस इज इक्वल टू x. तो 1 dx is equal to x. We can write 1 dx, or it is also written as dx. Dx when integrated gives x. Differential coefficient of log x is equal to 1 upon x, and therefore 1 upon x dx is equal to log x. बेसी लेते हैं नेचुरल लॉग में. इस प्रकार का कोई भी होगा तो हम उसमें log लगा देंगे. जहां भी 1 बाई होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन ax plus b, we have to integrate it with respect to x. Here this is 1 upon ax plus b. x की पावर 1 है, यहां भी x की पावर 1 है, तो ये इसका एक तो आ जाएगा ये log ax plus b. But this is not log x but ax plus b. Now differentiate it, and the differentiation is written here, d by dx ax plus b. इसको तो इंटीग्रेट करेंगे, फिर जो अगला आएगा उसमें इसको डिफ्रेंशिएट करके नीचे रख दिया. इसकी वैल्यू आ गई log ax प्लस b अपान, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कांस्टेंट है, खत्म हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा a. तो इस तरह की जो भी क्वांटिटीज होंगी 1 अपान, जहां पर x की 1 पावर होगी, तो जितना भी इसके साथ जुड़ा होगा वो log में आएगा, लेकिन बाद में जो बचता है उसका डिफरेंशिएट करके उसको नीचे रख देंगे. इसका एक उदाहरण हम और देख लेते हैं. सपोज कर लीजिए वी हैव 6x प्लस 18. इसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट करना, तो x की पावर 1 है, 1 अपान x की पावर यहाँ 1 है, इसलिए इसका तो इट विल बी इक्वल टू log, दैट इज दिस इज log 6x प्लस 18. अगेन अभी पूरा नहीं हुआ, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 18 विल बी 0, 18 विल बी 0. x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, बचेगा 6. तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 6x प्लस 18 dx.
Now let us differentiate x square plus 5. If we differentiate it, this is equal to 2x and this is equal to 0. 2x plus 0. The differentiation of x square plus 5 is equal to 2x, but as we know that integration is the reverse process of differentiation, let us integrate it. 2x ये तो छूट जाएगा, 2x का हम इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दिस इज एक्स स्क्वायर. नाउ देयर इज नो 5, तो द इंटीग्रेशन ऑफ 2x is equal to x square and it should also be x square plus 5 because the differentiation of x square plus 5 is equal to 2x. तो इसका 2x का इंटीग्रेशन भी इतना ही होना चाहिए और इतना भी होना चाहिए. तो इस प्रकार का जो हमारा इंटीग्रेशन करते हैं उसे हम कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल. यह इनडिफिनिट है. हियर the integration of 2x is x square and x square 5. This is called indefinite integral. Indefinite integration में the constant is not here and the other conditions are not given. So when in any type of integration the conditions are not mentioned, कोई कंडीशन हमको नहीं मेंशन की गई, अगर कंडीशन मेंशन होती तो हम उस हिसाब से इसको इंटीग्रेट करते. इफ द कंडीशंस आर नॉट मेंशन्ड देन ए कांस्टेंट must be added. In indefinite integrals, in indefinite integral, if conditions are not mentioned, a constant is added. क्योंकि हमको पता नहीं रहता कि इसमें कांस्टेंट है या नहीं. इस तरह से अगर हमने यहाँ किया है इसका इंटीग्रेशन तो हमको ये पता नहीं कि इसके साथ कांस्टेंट है भी कि नहीं, क्योंकि अगर कांस्टेंट रहेगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर कांस्टेंट अगर रहे भी तो भी इसका डिफरेंशिएशन इतना ही आएगा. इसी प्रकार x की पावर n का अगर हमने इंटीग्रेशन किया तो इतना आया, लेकिन हमको ये पता नहीं है क्योंकि कोई कंडीशंस दी नहीं है, इसलिए इसके साथ एक कांस्टेंट मस्ट बी दिया. देयरफॉर देयर मस्ट बी ए कांस्टेंट. तो व्हेनेवर वी इंटीग्रेट एंड द इंटीग्रेशन इज इनडिफिनिट, तो फॉर इनडिफिनिट इंटीग्रल्स वी ऐड ए कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल For example, a constant is given. X to the power 6 इसको इंटीग्रेट करना है एंड द कंडीशन इज नॉट गिवन. कोई भी प्रकार की कंडीशन शर्त इसके साथ मेंशन नहीं है. इट इज इनडिफिनिट इंटीग्रल
and therefore the value will be equal to x to the power 7 upon 7. The power is increased by 1 and then divided by that power, and a constant is added, where c is a constant. So whenever there is no any condition, we add a constant, क्योंकि हमको पता नहीं रहता उसमें कांस्टेंट है कि नहीं. जब कुछ पता ही नहीं है तो कांस्टेंट रहेगा तो भी इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट इतना ही आएगा, और नहीं रहेगा तो भी इतना ही आएगा. तो चूंकि हमको पता नहीं है इसलिए हम कांस्टेंट है, जब भी इंडिफरेंट इंटीग्रल का मान निकालेंगे तो उसमें हम अपनी तरफ से कांस्टेंट जोड़ते रहेंगे. But sometimes conditions are given. For example, b is equal to a is equal to 4t minus 13. This is acceleration which depends upon time. We have to find out the velocity, meaning we have to first find out the velocity and then the change in velocity, average velocity between time t is equal to 2 to t is equal to 4 seconds. So this is acceleration. This is dv upon dt, which is given to 4t minus 13. Therefore dv is equal to 4t, dt से गुणा किया तो 4t dt minus 13 dt. Now integrate it. The integration velocity is from v1 to v2. Time from 0 to 4 seconds. 0 to 4 seconds. T is equal to 0. T is equal to 4 seconds. We have to find out the velocity between 0 to 4 seconds, the change in velocity. Therefore, the integration of dv is equal to v, and the value is between v1 and v2. v1 and v2. 4 is constant, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा. t की पावर 1 है, ये हो जाएगा t की पावर 2, और जितना होगा उसी से भाग दे देंगे. ये हो गया t dt का, और नीचे 0 और ऊपर अप टू 4. 30 इज ए कांस्टेंट, यहाँ dt है, dt का होगा t 0 to 4. इसमें कंडीशन दी हुई है कि जब वेलोसिटी 4 सेकंड पर v2 होगी और 0 सेकंड पे v1 होगी, तो जो हमको इंटीग्रेशन करना है दैट इज बिटवीन 0 to 4 एंड द वेलोसिटी बिटवीन v1 to v2. द कंडीशन इज मेंशन्ड एंड देयरफॉर दिस इज ए डेफिनेट इंटीग्रल, नॉट इनडेफिनिट इंटीग्रल. यहाँ हमको कांस्टेंट जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको इस बात का पता है कि किसके किसके बीच हमको इसको इंटीग्रेट करना है. जब इस तरह का रहता है, ये दिस इज नोन एज अपर लिमिट, दिस इज नोन एज लोअर लिमिट. नाउ अपर लिमिट इज रिटेन फर्स्ट v2, इसके बाद लोअर लिमिट, एंड देन इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 4 ऊपर रखेंगे अपर लिमिट, यानी 4 का स्क्वायर बटा 2. फिर नीचे रखेंगे लोअर लिमिट दैट इज 0. 13 ऊपर रखेंगे t की जगह ऊपर की लिमिट
और फिर टी की जगह नीचे की लिमिट। दिस इज इक्वल टू 4 4 4 जा 16, तो ये हो गया आपका 8, 4 इंटू 8 माइनस 13 इंटू 4, तो दिस इज 32 एंड दिस इज 52। देयरफॉर चेंज इन द वेलोसिटी, जब 0 से लेकर 4 सेकंड तक गए तो इतनी बीच में चेंज इन द वेलोसिटी v2 माइनस v1 और यू कैन से डेल्टा v इज इक्वल टू 0 into 2। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, इतना मीटर पर सेकंड। तो हियर वी सी that the condition is given कि the velocity will change from v1 to v2 and the time will change from 0 to 4। तो इस तरह का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है उसमें कंडीशंस मेंशन रहती हैं, तो इसमें हमको सी जोड़ने की या इसमें कांस्टेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आइए कुछ और देखते हैं। मान लीजिए e टू दी पावर 3x प्लस 8, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, इसे इंटीग्रेट करना है dx विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए दिस इज इक्वल टू, वी नो दैट e की पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी e की पावर x ही रहता है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही रहता है। तो इसका तो इंटीग्रेशन हुआ e टू दी पावर 3x प्लस 8, ये तो हो गया है e की पावर का, लेकिन जो पावर है वो उसमें भी वेरिएबल क्वांटिटी लगी है, कांस्टेंट नहीं है। इसलिए क्या करेंगे कि अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन नीचे रखेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 8 आएगा, 0 हो जाएगा और 3x का 3। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो आया e टू दी पावर 3x प्लस 8 अपॉन 3। तो जो इंटीग्रेशन हम करते हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने उसके भाग हैं सबको इंटीग्रेट करते जाएं और बाकी का फिर डिफ्रेंशिएशन करके नीचे रखते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमें करना है cos 5x प्लस 6, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। cos 5x प्लस 6 को इंटीग्रेट करना। अब अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले तो हम cos को कर देंगे, cos का आ जाएगा sin 5x प्लस 6, और उसके बाद जो बाकी उसका अगला वाला भाग होगा उसका अब इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसे हम नीचे रखेंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5x प्लस 6, तो ये आप वैल्यू हमको आ जाएगी sin 5x प्लस 6 अपान 5, क्योंकि 0 हो जाएगा, 5x का x का 1 हो जाएगा तो 5 का 5। अब चूंकि ये इनडिफिनिट है तो नियम से हमको इसमें एक कांस्टेंट मस्ट बी एडेड, किसी एक कांस्टेंट को हमें जोड़ देना चाहिए।
there is a integration of a function between 0 to 3. Suppose lower limit is 3, upper limit is 3, the condition mentioned, and the function is 1 upon 1 plus 3x dx. Ab here it is definite integral. Definite means we have to find out the value between these two quantities. The lower limit is 0 and the upper limit is 3. That is, we have to find out the value of this quantity between 0 and 3. तो फर्स्ट वी इंटीग्रेट इट. तो पहले तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. हमने आपको पहले बताया कि अगर नीचे 1 अपान एक्स वाई किसी की पावर 1 हो तो वो तो log हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की क्वांटिटी का जब भी लेते हैं तो log में आता है. तो ये आएगा आपका log 1 प्लस 3x, 1 प्लस 3x log 1 प्लस 3x बटा 3x को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे या उसको नीचे रखेंगे तो आ जाएगा 3. और इसकी जो लिमिट दी हुई है, द लिमिट इज गिवन 0 to 3. 0 to 3. Now put the limit. To put the limit, जो वेरिएबल है उसकी जगह पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, फिर नीचे वाली रख के सबट्रैक्ट कर देते हैं. फर्स्ट द अपर लिमिट इज पुट इन प्लेस ऑफ वेरिएबल and then the lower limit is put and then subtracted. तो इसको रखें, हमने पहले रखा log 1 प्लस 3 और x की जगह 3 रखा. फिर घटा दिया, फिर रखेंगे log 1 प्लस 3 की जगह 0. ये आ गया है आपका log 1/3 log 3 3 जा 9 1 10. ये बेस ई है सभी में, तो ये हो गया 10 log 10 बेस ई. 1/3 ये भाई है और फिर है माइनस, ये 0 हो जाएगा. ये हुआ आपका log 1 बेस ई अपान 3. वन बाई थ्री इसके नीचे भी है, 1/3 इसके नीचे भी है, वो कॉमन आ गया. दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1/3. माइनस होता है तो log डिवाइड हो जाता है. तो ये हो गया log 10 अपान 1 बेस ई. पढ़ा है log m माइनस log n बेस ई इक्वल टू log m अपान n बेस ई. ये सबट्रैक्ट, ये जो सब अंतर में रहता है फिर ये डिवीजन में हो जाता है. तो ये हो गया आपका log 10 अपान log 1, चूंकि ये माइनस में है. एंड दिस इज द आंसर. ये आ गया आपका log 10 अपान 3. दिस इज द वैल्यू.
इंटीग्रेट 1/6 या एक्स कर ले, ए एक्स प्लस बी माइनस 1/ax माइनस बी dx. The value of ax varies between 1 to 3 और 1 to 5 कुछ भी कर लें, या इसको हमने कर दिया यस 1 to 5. तो भी एक तरह से डिफरेंट इंटीग्रल है, ये भी डिफरेंट है. जब ये डिफरेंट इंटीग्रल है तो इसको भी वैसा कर देंगे. हमने आपको बताया कि अगर x नीचे है तो भी log में हो जाएगा. इसकी वैल्यू आ जाएगी log ax प्लस बी अपान a. इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो a आएगा. इसका 1 to 5, फिर ये माइनस log ax माइनस बी. और जब इसका फिर डिफरेंशियल निकालेंगे तो यहां भी a आएगा. वैल्यू इज 1 to 5. इसका अलग इंटीग्रेट किया, इसको अलग कर दिया इंटीग्रेट, क्योंकि माइनस लगा है तो इसके साथ आ गया. ये यहाँ आया, ये dx इसका आ गया. ये इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ आया, dx इसके साथ आ गया. दोनों का अलग अलग स्वतंत्र रूप से कर दिया. अब x की वैल्यू एक बार 5 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे यहाँ और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो पहले इसमें देखें 1, ये जो a है नीचे, इस a को तो हम बाहर निकालते हैं. 1/a या log 5a. x की वैल्यू हमने 5 रखा, 5a प्लस b. ये वैल्यू रखी. उसके बाद माइनस log 1, x की जगह 1 रखा. ये 1 के बीच है, 1 और 5 के बीच, तो 1 रखा तो आ गया a प्लस b. ये आ गया इसका पहले वाले का भाग. बस ऐसा ही दूसरे वाले का आ गया माइनस log 5x माइनस b. 1/a यहाँ है, इसको बाहर कर दिया. log 5x माइनस b और माइनस को नीचे कर देते. माइनस log a की जगह 5x माइनस b और फिर माइनस log 1 रखा तो 1x माइनस b. यहाँ पर इसके पहले 1/a है. ये 1/a हमने बाहर कर लिया. सबके पहले आ जाएगा 1/a. is equal to 1/a. ये माइनस में है तो ये इसके नीचे आ जाएगा.
ये हो जाएगा log 5a प्लस बी अपान a प्लस बी, इसका मान आया। फिर माइनस a1 अपान ये तो बाहर निकल आया, इसका हुआ log 5a माइनस बी अपान log x माइनस बी, सॉरी not x but a माइनस बी। हम चाहें तो इनको भी एक जगह एकत्रित कर सकते हैं, वैसे आपका ये आंसर हो गया। चाहे तो इसको फिर कर सकते हैं, माइनस में है log तो ये नीचे हो जाएगा, नीचे का मतलब ये उलट के नीचे आएगा और ये उलट के ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये आंसर इतना भी काफ़ी है। इस तरह से जो इंटीग्रेशन है वो डिफ्रेंशिएशन याद रख के उसको करते हैं, और कुछ तो हमारा अपना एक्सपीरियंस करते करते होगा, जगह जगह जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग करेंगे तो अपने आप हमको इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। आइए एक और देखते हैं। मान लीजिए हमको करना है cos 5x प्लस 5, हमको अगर इसका करना है मान लिया इंटीग्रेशन, तो सिंपल सा है, cos का हो जाएगा cos का हो जाएगा sin, ये हो जाएगा sin 5x प्लस 5, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 5, वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसका अपने आप सीधा सीधा हो गया। इसी तरह से अगर हमको करना हो ax प्लस b टू दी पावर n, इसका करना है हमको, सिंपल है, जो पावर होती है वो एक बढ़ जाएगी, ax प्लस बी की पावर एक बढ़ करके n प्लस 1 हो जाएगी, और वही पावर नीचे आ जाएगी। ये तो इसका हो गया, लेकिन इसका x के साथ और भी है, खाली x होता तो पूरा हो गया, लेकिन इतना और है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का 1 होगा, a बचेगा, तो वो जो डिफ्रेंशिएट होने के बाद आता है वो इसके नीचे रख देते हैं, तो ये इसका इंटीग्रल हो गया। तो इस प्रकार से हम जो इंटीग्रल है उसको चीज़ों को जोड़ने के लिए, भौतिकी में ज़्यादातर हमारे पास वेरिएबल्स हैं, बदलने वाली राशियां हैं, उनको हम जोड़ करके और बड़े ही आराम से हम कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमको एक क्वांटिटी है उसको इंटीग्रेट करना है, वो है g(m) अपान x² dx। इसको फ्रॉम इन्फिनिटी टू r इक्वल से फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। r is the radius of the earth. This is the force, gravitational force due to the earth on any body of mass m at distance x. We have to find out the work done from earth surface to infinity. कितना काम होगा अगर हम m मास को ले जाते हैं तो कितना काम होगा, तो dx दूरी को ले जाने के लिए इतना काम होगा, और इसलिए यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो कितना काम होगा, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो इस बात का पता है कि इसमें ये कांस्टेंट क्वांटिटीज आर नॉट इंटीग्रेटेड, दैट इज जी, पृथ्वी का मास, उस वस्तु का मास, ये तो बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। इंटीग्रेशन होगा 1/x² dx, और 1/x² इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1/x को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं
तो ये आता है -1/x²। और इसका मतलब कि -1/x² को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा 1/x। लेकिन अगर माइनस यहाँ ना हो तो फिर माइनस यहाँ आ जाएगा। 1/x² को अगर करेंगे तो ये आ जाएगा -1/x। इसलिए इसका जो इंटीग्रल आएगा वो आ जाएगा g m -1/x। नाउ बिटवीन r and infinity. So first infinity is put here, then r is put here and then subtracted. That is the value. This is equal to g m -1/infinity -1/r। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू जी यम ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग मास यम फ्रॉम अर्थ टू इन्फिनिटी। तो ये जो वैल्यू हमने निकाली ये इसी विधि से निकाली। इसको हमारे पास कोई बीजगणित की विधि तो है, लेकिन वो बीजगणित की विधि उतनी वो नहीं है। नहीं तो गणित की भी विधि है, उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ करके निकालें। लेकिन दिस इज वेरी इजी कि हमने ds को हमने छोटी डिस्प्लेसमेंट माना। दिस इज द फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द वर्क डन टू डिस्प्लेस द मास बाय dx। और फिर हमने r से लेकर इन्फिनिटी तक इसको इंटीग्रेट कर दिया तो वर्क निकाला। तो इस तरह से जो इंटीग्रल कैलकुलस है और डिफरेंशियल कैलकुलस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन फिजिक्स। तो इस जो हम लोगों ने अब तक फिजिकल मैथमेटिक्स में पढ़ा है वो इतना भाग है जो हम लोगों को पढ़ना है। वैसे तो जितनी भी और चीज़ें हैं वो लोअर क्लासेस में आप पढ़े हुए हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग करते रहेंगे तो उसको हमको याद दिलाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।